नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग कराघात, करापात और बौद्धिक संपदा अधिकार जो आपके विषय यानी जीएस के अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आप लोग इस टॉपिक को समझने के बाद हम लोग जब इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करिएगा, बस एकदम कॉन्सेंट्रेट होके बातों को समझिए जो मैं बता रहा हूँ, और थोड़ा सा ध्यान सोचिए, विचारिए, थोड़ा सा चिंतन करिए, थोड़ा सा मनन करिए। उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ लेना ही उसको तैयारी नहीं कहते हैं। उसके बारे में वो टॉपिक पढ़िए, उसको सोचिए, विचारिए, फिर अपनी भाषा में उसको एक्सेप्ट करिए, एब्जॉर्ब करिए, तब जाके आप क्या करेंगे, किसी भी टॉपिक में एक अपनी समझ बना सकेंगे। कहते हैं ना, समझ विकसित करना, यही होती है। ठीक, चलिए हम लोग पहले समझते हैं कराघात और करापात क्या है। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे सरकार क्या करती है। सरकार कोई उद्यमी है, वो कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या करता है सरकार, क्या करती है, उस उत्पादक के ऊपर क्या करती है, कर इम्पोज कर देती है, यानी टैक्स इम्पोज कर देती है, कर लगा देती है। ठीक, अब क्या होता है, अब वो तो कर दे, या तो वो कर चुका दे, या क्या करे, उसी कर वो किसी और के ऊपर टाल दे। ठीक, जब उस पर कर लगता है तो उसे बोलते हैं कराघात। जब किसी और के ऊपर लगा दे, उसको किसी और को टाल के दे किसी और के ऊपर, तो उसे बोलते हैं करापात। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, ये एक कंपनी है, या फिर कहा जाए ये उत्पादक है। ठीक, ये उत्पादक है। अब इसके ऊपर सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक, इसके ऊपर टैक्स लगा दिया। अब ये क्या करा, इसको ये टैक्स पे किया, या फिर क्या किया, ये इसी टैक्स को क्या कर दिया, ये यानी ये क्या है, उपभोक्ता है, उपभोक्ता, इनके ऊपर क्या किया, ये टाल दिया, यानी क्या किया, इनके ऊपर शिफ्ट कर दिया कि भाई अब ये टैक्स मैं नहीं दूंगा, आप दीजिए। कौन दे, उपभोक्ता, यानी कंज्यूमर दे। तो अगर इसके ऊपर आ रहा है तो इसको बोलते हैं कराघात। और यदि अगर ये जो ए है यानी उत्पादक जो है, यदि ये टैक्स को क्या करे, बी के ऊपर इम्पोज कर दे या फिर उसके ऊपर शिफ्ट कर दे, तो उसी को बोलते हैं करापात। क्या बोलते हैं उसे, करापात। ठीक, लेकिन एक इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर इसके ऊपर कराघात लगा उत्पादक के ऊपर, तो अगर इसके ऊपर करापात लगा तो ये मत सोचिएगा कि इसका जो है इस पर शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब इसके ऊपर कराघात नहीं लगेगा। कराघात इसी के ऊपर रहता है, बस वो शिफ्ट हो जाता है। कहाँ पे चला जाता है, उपभोक्ता पर। कैसे होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि सरकार ने क्या किया, उत्पादक के ऊपर टैक्स लगाया, यानी जो उसके ऊपर पूरा टैक्स लगाया, उसका पूरा का पूरा भार अगर किसके ऊपर पड़े, उत्पादक के ऊपर पड़े, सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया गया है, तो उसे बोलेंगे कराघात। लेकिन क्या करे, वही टैक्स को क्या करे, वो शिफ्ट कर दे किसके ऊपर, उपभोक्ता के ऊपर। ठीक, उपभोक्ता का मतलब जो उसके प्रोडक्ट को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, कराघात बोलेंगे। ठीक, उसे क्या बोलेंगे, कराघात। आप क्या करते हैं, कोई भी गुड्स खरीदने के लिए जाते हैं, कोई भी गुड्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो पहले से ही क्या रहता है, ऐड हुए रहता है। आप कभी देखेंगे उस प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट लाइए, उस पर लिखा रहेगा अधिकतम खुदरा मूल्य इतना, और उसके साथ साथ सभी करों सहित। देखिए, वस्तुओं पे जो आप टैक्स देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, आपको ये बात पता होगी मैक्सिमम लोगों को। और आपके इनकम में अगर कोई टैक्स लगता है तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, यानी अब उसे आपको देना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी देना होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स भी आ रहा है। चलिए हम लोग समझते हैं क्या है कि सरकार द्वारा लगाए गए कर का मौद्रिक भार, यानी पूरा का पूरा जो भार होता है जिस व्यक्ति पर सबसे पहले पड़ता है, अर्थात सरकार जिससे वसूल करती है, क्या करती हो, जिससे वसूल करती है, उस पर क्या होता है, कराघात। जैसा कि मैंने पहले बताया, यदि वह व्यक्ति कर के मौद्रिक भार को किसी अन्य व्यक्ति पर टालने में सफल हो जाता है तो कराघात तो प्रथम व्यक्ति पर ही रहेगा। देखिए, ये भी मैंने बता दिया, किंतु करापात उस व्यक्ति पर रहेगा जो अंतिम रूप से क्या किया, कर के मौद्रिक भार को वहन किया। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, उत्पादन शुल्क जो होता है वो उत्पादक के ऊपर लगता है, यानी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर क्या लगेगा, उत्पादन
शुल्क लगेगा। क्या लगेगा? उत्पादन शुल्क लगेगा। कौन लगाएगा? किसके द्वारा लगेगा? सरकार के द्वारा। किस पर लगेगा? उत्पादक पे लगेगा। ठीक, वसूल किया जाता है। परंतु ये उत्पादक क्या कर देता है? अपने वस्तुओं के मूल्य पर जो उसने प्रोड्यूस किया है उस पर क्या कर देता है? कर शामिल कर देता है। क्या कर देता है? वस्तु के मूल्य में क्या कर देता है? ये टैक्स शामिल कर देता है। आपको ये बात अभी मैंने बताया कि आप भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए, कोई भी प्रोडक्ट, उस पर आपको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना ही होता है। ठीक, उस पर लिखा रहता है सभी करों सहित। ठीक, तब ये करापात किसके ऊपर आया? उपभोक्ता के ऊपर आया कि नहीं आया? यानी अगर आप कहें कि मैं नहीं कोई टैक्स देता, मैं कोई इनकम टैक्स नहीं देता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप कोई टैक्स नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं। यदि आप 4 व्हीलर लेकर कहीं पर गए तो वहाँ पे टोल टैक्स हो गया, तो कई प्रकार से लिया जाता है। लेकिन ये सरल भाषा में और सिंपल भाषा में यही था कि आप अगर कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसमें सारे के सारे टैक्स क्या होते हैं? पहले से ही उसमें शामिल होते हैं। चलिए इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए आपका मित्र है, ठीक, उसने कहीं पे लड़ाई कर ली। ठीक, क्या किया उसने? लड़ाई कर ली। लड़ाई कर ली, क्या किया? अब वो पूरा का पूरा भार अगर स्वयं वहन कर रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या हो रहा है? कराघात हो रहा है। लेकिन यदि वो आया और आपको वो उसमें इम्पोज कर मतलब उसमें शामिल कर लिया और अपने निकल लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आपके ऊपर पूरा का पूरा क्या पड़ेगा? करापात पड़ेगा। यानी आपके ऊपर क्या पड़ रहा है? करापात पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भार उसके ऊपर पड़ा था, लेकिन उसने क्या किया? आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक, लेकिन असर उसके भी ऊपर रहेगा, क्योंकि मुख्य तो वही है ना, शुरुआत तो वही किया है, मेन वही रहेगा, लेकिन आप भी क्या हो जाएंगे? उसमें शामिल हो जाएंगे। यानी कि उत्पादक तो देगा ही टैक्स, उत्पादक तो देगा ही टैक्स, लेकिन कैसे? उपभोक्ता से लेने के बाद लेगा। ठीक, क्या करेगा? उपभोक्ता से लेने के बाद देगा। ठीक मित्रों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल भाषा मैंने समझाने का प्रयास किया है। ठीक, आइए हम लोग समझते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है। इससे प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। सबसे पहली बात आप लोग ये समझिए कि कॉपीराइट आप लोग जानते होंगे। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट का मतलब ये होता है किसी ने कोई प्रौद्योगिकी या फिर कोई पुस्तक, कोई भी चीज़ क्या किया, वो आविष्कार किया, उसका आविष्कार किया या फिर लिखा। ठीक, उसको लिखा या फिर उसके बारे में क्या किया? आविष्कार किया। तो कॉपीराइट का मतलब ये होता है, उसका अर्थ ये होता है कि आप क्या करेंगे? जब तक उस व्यक्ति की अनुमति नहीं लेंगे तब तक आप उसके वस्तुओं के या फिर जो उसने आविष्कार किया उसका आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, या फिर उसको मार्केट में नहीं कर सकते, मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं उसका। ठीक, तो जैसे हमारे भारत में क्या एक नियम है, कोई भी व्यक्ति अगर है, अगर वो उसकी मृत्यु हो गई तो आप 60 ईयर्स, कितने ईयर्स? 60 ईयर्स बाद कोई भी व्यक्ति उसके पुस्तक, चाहे वो लिखा हो चाहे कोई आविष्कार किया हो, उसका उपयोग कर लेते हैं। मिनिमम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक, मैक्सिमम ये पुस्तकों के लिए, जैसे कोई रचना किसी ने लिखा, ठीक, रचना या पुस्तक लिखा, क्या लिखा? पुस्तक लिखा, ये इसके लिए है कि अगर वो व्यक्ति क्या किया, वो उसकी मृत्यु हो गई और 60 ईयर्स बाद क्या कर सकते हैं आप? उसके पुस्तकों की क्या कर सकते हैं? पब्लिश कर सकते हैं उसके पुस्तकों को। ठीक, चाहे उसमें कोई संशोधन करके या फिर एज इट इज़ उतार करके कर सकते हैं। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों के लिए है। मैंने ये समझाना उचित समझा, इसलिए मैंने बता दिया कि हो सकता है कोई ये भी प्रश्न पूछ ले, कहीं पे पढ़ ले कि सर ये तो ऐसा भी होता है, पुस्तकों के साथ तो ऐसा है, आपने तो ऐसा बताया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शामिल किया। ठीक, लेकिन अगर आप विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई डिज़ाइन आपने किया है तो उससे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये तब करेंगे जब जिसने आविष्कार किया, यानी जो आविष्कारक है, उससे अनुमति न ले लें, तब तक आप नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो आधिकारिक रूप से आपसे प्रतिफल ले सकता है। क्या ले सकता है? प्रतिफल, यानी उसके बदले क्या ले सकता है? आपसे मुद्रा ले सकता है, संपत्ति ले सकता है, जो उसको सही लगे। ठीक, अब ये हम नहीं बताएंगे चेक लेगा क्या लेगा, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। ठीक, चलिए आइए हम लोग समझते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स
बौद्धिक संपदा का अर्थ है किसी डिजाइन, प्रौद्योगिकी एवं वस्तु का किसी व्यक्ति द्वारा या किसी निगम या अथवा कंपनी द्वारा आविष्कार करना है। अभी देखिए मैंने ये चर्चा किया, आविष्कार करना है, यानी वो क्या करे, वो नया का नया आविष्कार करे। ये नहीं कि कोई पुरानी चीज़ को लेकर आए कहे कि मैं ये आविष्कार करूँ, ऐसा नहीं हो। वो क्या करे, वो कोई नई चीज़ का क्या करे, इन्वेंशन करे, आविष्कार करे। आविष्कार का जो इसका जो अर्थ है, किसी अन्य व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक, जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु, किसी विज्ञान, किसी प्रौद्योगिकी का, किसी डिज़ाइन का क्या किया, वो आविष्कार कर दिया, नया नया आविष्कार कर दिया, तो उसको एक राइट्स दिया जाता है एक संस्था के द्वारा। ठीक, क्या दिया जाता है उसको, ये राइट्स दिया जाता है कि अब आपको क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आपको ये अधिकार दिया जाता है कि आपके इस आविष्कार का जो आपने किया है, इसका कोई भी सार्वजनिक रूप से या आधिकारिक रूप से कोई उपयोग नहीं कर सकता है। यदि वो करेगा तो वो दंडनीय अपराध होगा। ठीक, यदि कोई इनसे पूछ कर इनकी अनुमति लेने के बाद करता है तो ये क्या कर सकते हैं, उन्हें अनुमति दे सकते हैं। अनुमति के बदले में ये क्या कर सकते हैं, प्रतिफल ले सकते हैं, मुद्रा ले सकते हैं, संपत्ति ले सकते हैं। तो यही है बौद्धिक संपदा का अधिकार। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।